रील की दुनिया है और जो रियल जिंदगी है, दोनों के बीच किस तरह का अंतर है। और मंच पर हमारे बीच जो लोग हैं, जैसा कि आशुतोष ने परिचय दिया, वो परिचय पूरा परिचय नहीं है, आधा अधूरा सा परिचय है। लेकिन इनके काम इतने बड़े हैं कि जब जीवन में आप लोग जो यंग पीढ़ी है, मैं उसकी बात करूं, जब आप रील की दुनिया से निकल के रियल दुनिया में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये लोग कौन हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। माधव कौशिक जी की गज़ल की एक पंक्ति से मैं शुरुआत करूंगा, एक शेर से। जिस दिन सूरज बदला लेगा खौफनाक अंधियारों से, उस दिन चीख सुनाई देगी सत्ता के गलियारों से। सहमी हुई सुबह ने पूछा गलियों से बाजारों से, किसने किसका कत्ल किया है तेज धार हथियारों से। कौशिक सर, शुरुआत यहीं से करूंगा और जब मैं आऊंगा तब अपने वक्ताओं का उसी तरह से परिचय देता जाऊंगा। ये जो जिस पीढ़ी को आप देख रहे हैं या जो लोग हमारे सामने हैं, अभी आपने हमसे जब मुलाकात हुई तो कहा था कि साहित्य तक को बहुत सारी युवा पीढ़ी सुनती है और इसलिए सराह रही है कि वहाँ किताबों की बात होती है। हमने कभी साहित्य आज तक ने इस बार एक कार्यक्रम शुरू किया है कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। हमने कुछ किताबें रखी है अपने यहाँ और ये चुनौती के तौर पर युवाओं को दिया है कि आधे घंटे की किताब भी अगर पढ़ लोगे इस मंच पे, तो हमारी टीम यहाँ जितने भी 18 पुस्तक केंद्र हैं यहाँ पे, आपको 50% छूट पे पुस्तकें मिलेंगी। तो ये देखने के लिए हम भी देखना चाहते हैं कि जब साहित्य आज तक इतना बड़ा मेला करता है, साहित्य आज तक का यह 7वां संस्करण है, तो आखिर किताबों की दुनिया कहाँ पहुँची है और ये जो रील की जिंदगी है और जो रियल जिंदगी है, इनके बीच क्या तालमेल है। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। पहले तो आभार साहित्य आज तक का के इतने सारे मित्रों से मिलने का अवसर दिया और नई पीढ़ी जो मेरे सामने बैठी है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, पूरे शहर में एक होता है, वो सबको साध लेता है। तो ये जो थोड़ी हमें संख्या नज़र आती है, मुझे बहुत ज़्यादा संख्या नज़र आ रही है, क्योंकि ये एक व्यक्ति नहीं है, एक तरह की वैचारिक प्रतिबद्धता के प्रतिनिधि हैं ये लोग। संदीप जैसा आदमी एक शहर में होके पूरे कलकत्ता को संभाल लेता है, जोशी जी अकेले होके पूरे देश को संभाल लेते हैं। तो आप जो लोग यहाँ बैठे हैं, एक तरह से आप प्रतिनिधि हैं उस सारे जन समुदाय का जो भारत से जुड़ा है। एक बात मैं जरूर, जैसे जयप्रकाश जी से मैंने बताया, साहित्य अकादमी के माध्यम से हम पूरे देश में घूमते रहते हैं, तो युवा पीढ़ी से हमारा थोड़ा सा संपर्क अधिक रहता है। कुछ हम युवाओं के अलग से आयोजन भी करते हैं। तो मैं भी बड़ा हैरान रहा, मुझे बहुत सारे युवाओं ने बताया कि हमें पुस्तकों की जानकारी इनके उस कार्यक्रम से होती है जिसे जयप्रकाश जी चलाते। उसके बाद मैंने देखना शुरू किया, हम जैसे जो बूढ़े हैं ना, वो ज़्यादा कंप्यूटर सेवी नहीं है। हमारा कोई ग्रैंड सन ग्रैंड चिल्ड्रन उठा के दिखा दे तो अलग बात है। दूसरे मैंने एक और अनुभव किया, फिर उन्होंने जब मुझे दिखाए तो मैंने कहा भाई जब तुम सब देखते हो तो इसमें संख्या भी आती है, तो ये संख्या थोड़ी क्यों है। उस लड़के का जवाब सुन के मैं आश्चर्यचकित रह गया। कहता सर हॉस्टल में हम 25 लड़के हैं, एक की लगा के 25 के 25 सुनते हैं, तो इसमें रिकॉर्ड तो एक ही होगा। फिर कई बार नई पीढ़ी हमें सोचने पे विवश करती है। वो कहती है चैनल तो बहुत सारे हैं सर, ये अकेला चैनल ही क्यों कर रहा है। दूसरी उन्होंने एक बात और कही, कहते हैं कि जो अखबार थे उनके जो रविवारीय संस्करण पहले आते थे, उसमें 2 पन्ने अनिवार्यतः साहित्य के लिए होते थे। कहते एक लड़के ने तो बड़ा अच्छा कहा, कहता सर आजकल अखबार पढ़ने की बजाय देखने की चीज हो गई है। कहता उसमें सिवाय चित्रों के और कुछ कोई खास नहीं होता। तो कहता वो जो बौद्धिक हमारी
जिज्ञासा थी उसको शांत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। कई बार स्टूडियो में बैठा हुआ व्यक्ति, समाज उसका चेहरा तो देखता है, उसकी बात भी सुनता है, उससे मिल नहीं पाता। तो मैं ये काम कर रहा हूँ। धन्यवाद आपका। अब मैं डॉक्टर जोशी की तरफ आता हूं, जिनका परिचय आशुतोष ने सिर्फ ये बताया, पद के साथ बताया कि किस संस्थान से हमारे अतिथि जुड़े हैं। डॉक्टर जोशी की एक कविता से ही बात करूंगा कि उनकी कविता की एक पंक्ति है, ऐसा बहुत कुछ है जीवन में मैंने नहीं किया, लेकिन ऐसा भी कुछ है जो सिर्फ मैंने किया। नहीं किए का दुख मनाना है या किए की खुशी मुझे तय करना है। ये युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ी बात है कि आप जो कर पाते हो और जो आप नहीं कर पाते हो उसे अपने जीवन में कैसे चुनना है और कैसे आगे बढ़ना है। डॉक्टर जोशी, हम विषय पर सबसे पहले आपसे इसलिए बात करना चाहते हैं कि कला संस्कृति के क्षेत्र में आपने एक कई दशक गुजारे, मैं ये कह सकता हूँ। विश्वविद्यालय का जो आपका अनुभव रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हर दिन आप कार्यक्रम करते हैं, और कार्यक्रम ही नहीं करते, बहुविध गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। आपकी दूसरी प्रशासनिक चुनौतियों से इतर जो आज का युवा वर्ग है, वह अपने को किस रूप में जोड़ पा रहा है साहित्य से, कला से और संस्कृति से? नमस्कार, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ इस सत्र को सुनने के लिए आए हैं। खासकर युवा जो मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। और जो सवाल आपने पूछा कि युवा किस तरह से साहित्य और संस्कृति को जोड़ पा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो आज का विषय भी है और जो विषय मुझे लगातार परेशान करता है, पहले मैं उस विषय के थोड़े से एक नकारात्मक पक्ष पे आता हूँ, बाद में कभी समय होगा तो सकारात्मक पक्ष पे भी आऊंगा, कि युवाओं को साहित्य और संस्कृति की सबकी रुचि तो है, अभिरुचि तो है, लेकिन हम सब ने अपने आप की जो जिंदगी है वो रियल जिंदगी से ज्यादा रील जिंदगी में गुजार दी है। या तो हम रील बनाने में व्यस्त हैं या हम रील देखने में व्यस्त हैं। जितने सारे युवा बैठे हैं, और अब युवाओं को भी दोष नहीं देता, हमारे जैसे भी लोग, ये बहुत एडिक्टिव है, इसका बड़ा घनघोर व्यसन लग जाता है। आप एक रील देखते हैं, फिर दूसरी देखते हैं, फिर तीसरी देखते हैं, फिर चौथी देखते हैं, और इस तरह से आप लगातार उसमें उलझते चले जाते हैं। तो साहित्य और संस्कृति ये सब हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है, और हमको सबको कहीं न कहीं उसको अपने जीवन में जोड़ना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है। समस्या उस बात की है कि हम उस साहित्य को कैसे ले रहे हैं और उस संस्कृति को हम कैसे ले रहे हैं, और कैसे हम उसको दूसरों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी आज की चुनौती है। एक बात आपने कही कि हमने पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं और बहुत कम दरों पर पुस्तकें हैं, लेकिन उन पुस्तकों को पढ़ने की एक तरह से सुविधा, उन पुस्तकों को पढ़ने का उत्साह, उन पुस्तकों को पढ़ने का हौसला, ये हम युवा पीढ़ी को नहीं दे रहे हैं। और इसलिए बहुत सारे बच्चे जिनको पढ़ने की इच्छा तो है, लेकिन हमने शायद उनके लिए बहुत अच्छा वातावरण घर में तैयार नहीं किया है। जैसा अभी आपने कहा कि अखबार जो है पढ़ने की बजाय देखने की चीज रह गए हैं, ऐसे ही किताबें भी पढ़ने की बजाय शोकेस में ज्यादा रहने लग गई हैं आजकल। मैंने कुछ दिनों पहले एक व्यंग लिखा था, मेरे कुछ मित्रों ने मुझे डांटा भी उसके लिए, कि मेरा एक मित्र था जो कनॉट प्लेस की फुटपाथ से कुछ बड़ी बड़ी मोटी किताबें खरीद रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई तुम्हारी इन सारी किताबों में बहुत बड़ी दिलचस्पी है, मुझे जान के बड़ी खुशी हुई, ये क्लासिक्स हैं, तुम पढ़ना चाहते हो। उसने कहा नहीं, मुझे किसी इंटीरियर डेकोरेटर ने बताया है कि ये पीछे की अलमारी में बड़ी सुंदर लगती हैं। तो ये भी स्थिति आ गई है। दूसरे कुछ हमारे जो रील के बड़े बड़े महात्मा हैं, वो भी रोज सुबह आपको ज्ञान देते हैं। तो किसी बहुत बड़े ज्ञानी ने कह दिया कि पीछे किताबों की अलमारी रखने से आपको धंधे में अभिवृद्धि मिलती है, सुख मिलता है। इसलिए देखिए कि सब लोग किताबें रखने लगे। मुझे लगता है कि ये जो हमारे जीवन में एक विरोधाभास आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हम सबको देखना, उसको सामना करके वास्तविक जिंदगी की तरफ जाना, ये बहुत जरूरी हो गया है। धन्यवाद डॉक्टर जोशी। संदीप भुतोड़िया जी का परिचय प्रभा खेतान फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी के रूप में
दिया हमारे साथी आशुतोष ने। प्रभा खेतान फाउंडेशन क्या है, क्या काम करता है, ये साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोग जानते हैं, लेकिन आज के युवा शायद ना जानते हों। हर महीने लगभग 30 से 40 आयोजन भी मैं कह सकता हूँ कई बार प्रभा खेतान फाउंडेशन देश और पूरी दुनिया में करता रहता है। भुतोड़िया जी ने एक चिट्ठी लिखी थी किसी समय प्रधानमंत्री को। उसमें एक पंक्ति थी जो मुझे लगा कि जिसकी चर्चा आपके सामने होनी चाहिए। लिखा था, आपसी संबंधों में तनाव, करीबियों की उपेक्षा, अपने सुख दुख में मगन रहने की आदत, बड़े पैमाने पर अवसाद, इन सब का इलाज साहित्य, संगीत और संस्कृति में डूबने पर ही होगा। भुतोड़िया जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाज के जिस तनाव की बात आपने ये चिट्ठी कोविड काल में लिखी थी, आप चाहते थे कि देश भर के जो संस्कृति कर्मी हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, जो गाना बजा रहे हैं, गा रहे हैं, जिनका सांस्कृतिक आधार ही जीवन का, जिनके जीवन यापन का माध्यम है, उनको मिल नहीं रहा है और उससे जो तनाव उपज रहा है, आपका मानना था कि इस क्षेत्र पर बड़ा काम होना चाहिए। युवाओं को हम देखते हैं कि जब हम यहाँ पे साहित्य आज तक के दौरान हम जब कोई संगीतमय कार्यक्रम करते हैं, आशुतोष तो खुद बहुत अच्छा गाते हैं, बड़े गायक हैं, बड़े कार्यक्रम में रहे हैं, एक चैनल में काम कर रहे हैं, चेहरा भी है, लेकिन साहित्य का जब हम मंच सजाते हैं तो वहाँ ये संकट होता है कि जो युवा है उसको लगता है कि हमें किस तरह का ज्ञान मिल रहा है, कौन सी बातें कही जा रही हैं। इसकी क्या वजह पाते हैं आप, और आखिर भारत का जो भविष्य है वह रील में है या रियल में? नमस्कार पांडे जी, साहित्य आज तक और आज तक का स्वागत। मंच पे माधव जी और श्रद्धेश जी को प्रणाम। देखिए, रील से रियल तक, यहाँ पे रील जो क्लिपिंग की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे रील संपूर्ण डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। वो रील चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे रील हो या वो iCloud हो, तात्पर्य ये है कि जो एक परंपरा थी या जो एक जिस माहौल में हम रहते थे, उस माहौल और आज के माहौल में क्या फर्क है कि जो शाम को व्यक्ति घर आया, परिवार के साथ समय बिताया, दोस्तों के साथ पान की दुकान पे गया, चौपाल पे बैठा या परिवार के साथ समय व्यतीत किया, वो ठीक है कि आपने आए, आप फारिग हुए और आपने सबसे पहले फोन को हाथ में लिया, जैसे जोशी ने जिक्र किया कि एक रील के बाद दूसरी रील और तीसरी रील देखना शुरू किया। श्रद्धेय माधव जी ने कहा कि ठीक है, अगर वो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है तो अपने घर के किसी बच्चे की मदद से आके वो भी फोन पे देखना शुरू कर देते हैं। तो वो एक पूरे माहौल में जो परिवर्तन हुआ, इस रील को जो आप नाम दे रहे हैं रियल में, वास्तविकता के साथ जो अवास्तविक चीजें हुई कि हम सच्ची चीजों को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, जिन्हें हमने क्लासिकल, हम किताबें खरीद रहे हैं पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन वो दिखाने के लिए कि हमारे घर के पीछे क्लासिकल पुस्तकें लगी हुई हैं। इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। कितना अच्छा हुआ है, कितना बुरा हुआ, ये हमें समय बता भी रहा है और आगे भी बताएगा। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि साहित्य का भविष्य क्या है, देखिए, साहित्य का भविष्य उतना ही मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि ये तो सब हवा के झोंके हैं, चलते रहेंगे। साहित्य जितना सरल था उतना है और उतना ही रहेगा, क्योंकि कुछ चीजें अपने धरातल की तरह होती है, एक नींव के पत्थर की तरह होती हैं, और भारत का साहित्य और हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है कि इन सब चीजों से उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप रील भी बनाते हैं तो सबसे ज्यादा रील वो पॉपुलर होती है कि जो आपके होली के गानों की या दिवाली की सजावट की, जो आप दुबई के वहां के बुर्ज खलीफा में चाहे में किसी ने ऐसे ही उसमें रोशनी कलाई, सबसे ज्यादा रील आपकी वो हो रही है। न्यूयॉर्क में होली कैसे मन रही है, उसकी आपकी रील ज्यादा पॉपुलर हो रही है। तो रील में भी तो आपकी संस्कृति पॉपुलर हो रही है। तो जो आपकी एक वास्तविक संस्कृति है, साहित्य है, साहित्य की जो पंक्तियां हैं, जो गुलजार साहब की जो लिखा हुआ है, या जो पुराने जो रील आ रहे हैं, जो रेखता की भी जो किताबें बेचना चाह रहे हैं, वो भी तो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे रील के माध्यम से उसको बेचना चाह रहे हैं। तो ये प्रश्न की रील के कारण या उसके कारण साहित्य का भविष्य नहीं है, मेरे हिसाब से तो साहित्य को और आगे बढ़ाने में मदद ही कर रहा है। उसका सही उपयोग कैसे हो, ये इस पर निर्भर करता है। धन्यवाद। वाह, एक अलग बिंदु पर संदीप जी ने इस वार्ता को, हमारे संवाद को पहुंचाया है।
और जोशी जी से पहले मैं माधव जी जो दरअसल दोनों जोशी जी हैं कौशिक जी और जोशी जी एक साथ मिल जाएंगे तो मैं कौशिक जी से जवाब चाहूंगा कि आप यह बताएं कि संदीप जी का कहना है और आपका भी कुछ हद तक कहना है। हालांकि डॉक्टर जोशी ने कहा कि मैं पहले नकारात्मक पक्ष पे बात करूंगा, सकारात्मक पे फिर आऊंगा। ये हम जिस रील की बात कर रहे हैं, एक तस्वीर पता नहीं आपकी नज़र से गुजरी होगी कि नहीं, पिछले दिनों बड़ी वायरल हो रही थी, अखबारों में भी छपी थी। इंडिया गेट पे रील बनाने की है। तमाम तरह के हादसे रील्स के चलते होते हैं, ठीक है। हर वस्तु का एक नकारात्मक और उसका एक सकारात्मक पक्ष है। हम ये कह सकते हैं कि जो हथियार लॉबी है वो अमेरिका में ये कहती है कि हथियार सुरक्षा के लिए मिलते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में हथियारों से क्या नष्ट हो रहा है ये हम सभी जानते हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो रील है यह आज के समय में जिस तरह से प्रभावित कर रहा है युवा पीढ़ी को, कि उसके पास हम 4 लोग हैं, 4 लोग एक जगह बैठते हैं और आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, हर आदमी अपनी मोबाइल पर लगा होता है। पिछले 10, 15, 20 सालों का जो परिवर्तन है और आपका जो बचपन था और उसका जो दौर था, मैं चाहूंगा इन दोनों को तुलनात्मक रूप से रखते हुए आप अपनी बात कहें। जयप्रकाश जी, बात बड़े अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रील है वो रियल का ही अतिरंजित रूप है। लार्जर देन लाइफ दिखाने के चक्कर में कई बार हम बहुत सारी चीजों को नष्ट कर देते हैं। हमारी संस्कृति को बड़े विकृत तरीके से दिखाने का प्रयास भी इसी अंदाज से होता है, जब हम चीजों के मायने बदलने लगते हैं। दूसरा एक और भी है, हम पूरी दुनिया में, मुझे जाने का मौका मिला लेखक सम्मेलनों में, दूसरी जगह, ये जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है ये यूरोप में 30 साल पहले आके जा चुकी। वहां का आदमी ये सब देखने के बाद हैरी पॉटर के बड़े बड़े क्लासिक्स पढ़ता है। जब हम हवाई यात्रा करते हैं, हिंदुस्तान का आदमी तो सुन रहा होता है या टीवी देख रहा होता है, यूरोप का आदमी बैग में से निकाल के 500 पेज की किताब पढ़ता है। ये फर्क है। तो हमारे यहाँ ये जो चीज आई है चली जाएगी, इसका हमने ठीक से फायदा नहीं उठाया। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम जैसे लोग जो गांव में पैदा हुए, कस्बों में रहे, हमारे पास ना किताबें खरीदने की कोई उपक्रम था, ना कोई दुकानें थी, इवन के पत्रिकाएं भी नहीं मिलती थी। अब आपकी जेब में ये जो मोबाइल है, पूरी दुनिया का साहित्य इसमें है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। मेरा ग्रैंडसन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया से आया और उसने सारे नोबेल लॉरिएट्स के लेक्चर मुझे मेरे मोबाइल पे पढ़वा दिए, सुनवा दिए। तो आपके पास भगवान ने ये बहुत बड़ा एक ऐसा उपकरण दिया है जिसका आप अगर इस्तेमाल करेंगे, और अब तो हालत ये, जैसा ये जो बोलोगे वो छपता भी है, ट्रांसलेशन भी हाथों हाथ करता है। तो सच बात यह है कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी जो हमें मिली है उसका गलत इस्तेमाल किया। दूसरा मैं एक और कहता हूँ, हमारे यहाँ, आप अन्यथा ना लें, मैं किसी चैनल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कई बार हम अतिरंजित चीजों को ज्यादा दिखाते हैं। टीवी पे एक सीन आता है सुबह 6:30 बजे, जब मैं खबर देखता हूँ, कोई घटिया सा आदमी किसी बड़े आदमी की पगड़ी उछालता है और वो रात के 12 बजे तक पगड़ी उछलती रहती है। हमें भी तो आत्मानुशासन होना। 26/11 पे 26/11 का इतना बड़ा हादसा हुआ, केवल एक चित्र आता था, एक कपल ऐसे आलिंगनबद्ध होके उदास बैठा है। हमारे यहाँ बुलडोजर दिखाने लगेंगे तो बुलडोजर के पुर्जे तक दिखा देंगे, मकान की तो बात आप छोड़िए। तो कई बुरी चीजों को हमने खुद हाईलाइट किया है, हमने खुद उसको इतना ज्यादा कर दिया है। ये जो अतिरंजना है ये बहुत गलत है। एक जो जैसे संस्कृति की बात चली, संस्कृति का जो सच्चा स्वरूप है
जिसके लिए दोनों महानुभाव पूरी जो नकारात्मक बात कह रहे थे ना, मैं करूंगा, जो आदमी सच में काम करता है उसको पीड़ा होती है कि यार हम कर कुछ रहे हैं, लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। ये पीड़ा इन्हें विचलित के बेचारे सोते नहीं है, मुझे तो मालूम है इन दोनों का। तो वो इसलिए नहीं सोचते हैं और सोते हैं कि वो चीजें हमने अतिरंजित करके बुरी तरह से दिखा दी। अब मैं छोटा सा उदाहरण दूं, बहुत सारे हमारे संस्कृति के हमारे एपिक्स हैं, उन पे एपिसोड बने, पहले बने, बहुत अच्छे बने। जो 1930 के आसपास भरत मिलाप मिला था, भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं। पूरे देश में द्रौपदी के ऊपर सारी भाषाओं में 200 से ज्यादा फिल्में बनी हुई हैं अपनी अपनी तरह से, और वो बहुत अच्छा स्वरूप था। लेकिन अब कोई नया डायरेक्टर प्रोड्यूसर खड़ा होता है, वो द्रौपदी अगर बेचारी ऊपर बैठी देखती होगी तो उसका मन करता होगा काश के मैं पैदा ही ना होती। हमने खुद अपना नुकसान अपने आप किया है, और उस नुकसान को करके मैं एक छोटी सी बात कह के मुझे ये आज्ञा है भाई जी, मैं पिछले साल फ्रैंकफर्ट में गया, तो फ्रैंकफर्ट में मुझे बर्लिन से मिलने के लिए जर्मन भी आए, इंडियंस भी आए। हमारे यहाँ एक मार्ग है मैक्स मुलर मार्ग, IIC, वो मैक्स मुलर जर्मन का विद्वान था। उसकी एक किताब है इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। ये लेक्चर दिए थे उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब देश आजाद नहीं हुआ था। वो कहता है कि पूरी दुनिया, पूरा यूरोप, पूरा यूनान, मिस्र, रोमा जब अंधकार में भटक रहे थे, उस समय हिंदुस्तान अपने चरम पे था, और हम उससे आज भी बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम खुद ही सीखना ना चाहें, हम खुद ही सोते रहें, तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। ये जो आपके पास टेक्नोलॉजी आई है, इसका इस्तेमाल करिए और सही इस्तेमाल करिए। आप फेसबुक पे खराब चीज, इसमें हर चीज है, बुराई भी अच्छाई भी है। आपको वो अच्छी चीजें निकालेंगे तो आप हैरान रहेंगे कि ये दुनिया का पूरा पुस्तकालय आप अपनी जेब में लेके घूमते हैं। पूरी दुनिया के म्यूजियम इसकी जेब में है, पूरी दुनिया का कला, साहित्य, लोक कला सब कुछ है। आपको सिर्फ बटन दबाना आना चाहिए, एक अनुराग पैदा करिए। जिस दिन आप में ये ज़ील पैदा हो जाएगी, सारी चीजें बदल जाएगी। जोशी जी, सवाल मेरा वही है, संस्कृति के मायने एक आखिरी जो हमारा हिस्सा है रियल से रील तक की, जब हम बात कर रहे हैं संस्कृति के मायने से, हमारा अर्थ ये था कि जो वर्तमान समय है ये आने वाले कल में इतिहास का एक हिस्सा बन जाएगा। हम जब यह इतिहास जो हम लिख रहे हैं और जिसकी हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को हम किताबों के साथ जोड़ सकें, युवाओं को हम अपनी सभ्यता और अतीत से जोड़ सकें, उस विरासत से जोड़ सकें जिसकी बात पूरी दुनिया में होती है या जिसके लिए भारत जाना जाता रहा है। क्या हमारी पीढ़ी है या हमारे बाद के जो लोग हैं, युवाओं को वह आदर्श दे पा रहे हैं कि वह उस उद्देश्य तक पहुंच सकें, अतीत के उस गौरव तक पहुंच सकें जिसके लिए हम जाने जाते रहे हैं? हाँ, युवाओं को हम दे पा रहे हैं, ये एक बात है। युवा उसको ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, ये दूसरी बात। आज मैं जो बार बार कहता हूं उसमें बड़ी थोड़ी समस्या ये हो जाती है कि हमारे, जैसे माधव कौशिक जी ने भी कहा, प्रयास हम सब कर रहे हैं, पर क्या चीज उन तक पहुंच रही है और कोई चीज उन तक कैसे पहुंच रही है और वो चीज वो कैसे आत्मसात कर रहे हैं, इसमें बड़ा फर्क हो रहा है। दूसरी बात यह है कि उनके जीवन के सामने जो सारे जो प्रश्न भी नहीं कहूंगा, उनके जीवन के सामने जो सारी प्राथमिकताएं हैं वो बिल्कुल अलग हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, कोई अन्यथा न ले, वड़ा पाव गर्ल के बारे में कितने लोग जानते हैं? यहाँ पर काफी लोग हैं, फिर भी 5-7-10 हाथ तो खड़े हो गए। क्या था वड़ा पाव गर्ल? एक महिला वड़ा पाव बेचती थी, धीरे धीरे उसने बिल्ड किया, कुछ फूड ब्लॉगर गए, कुछ लोगों ने ब्लॉगिंग किया, कुछ ने रील बनाई, रील बना के हुआ, धीरे धीरे इतनी पॉपुलर हो गई कि वो ऐसा लगा कि देश में उसके सिवा कोई प्रश्न ही नहीं बचा।
और लगातार देखिए कितने मिलियन फॉलोअर्स हो गए। अभी 4 दिन पहले मुझे एक बहुत प्रसिद्ध फिल्मकार ने छोटी सी फिल्म भेजी जिसमें उसने बताया कि मीट द पर्सन हु इन्वेंटेड वड़ा पाव इन इंडिया। और ये मुंबई में दादर स्टेशन के सामने एक सामान्य व्यक्ति के पिताजी ठेले पे वड़ा पाव बेचते थे। वो व्यक्ति आज भी वड़ा पाव वैसे ही बेच रहा है ठेले पे। लेकिन आप देखिए कि ये जो रियल लाइफ है, इस रियल लाइफ ने एक बिल्कुल अलग तरह का एक जार्गन क्रिएट कर दिया और वो हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है। इसका दूसरा पहलू जो थोड़ा बहुत गंदा पहलू है, चूंकि एक सार्वजनिक मंच में उस गंदे पहलू को उतनी तरह से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आजकल लोग इतने ज्यादा उस सारी चीज में ऑब्सेस्ड हैं, परेशान हैं उस चीज को लेकर। पति पत्नी अपने प्रेम के गंदे दृश्य भी रील के तौर पर डालते हैं और कई मिलियन फॉलोअर्स उनको हो रहे हैं। और वो कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई बड़े मॉडल हैं, बिल्कुल साधारण परिस्थिति में, बिल्कुल बहुत साधारण से घरों में रहने वाले ऑब्सेशन के शिकार हैं और वो अपने आप को किसी तरह की एक स्टारडम में देखना चाहते हैं। देखिए माधव कौशिक जी और हम उस पीढ़ी से आते हैं जहां फोटो खींचना हमारे लिए एक लग्जरी थी। कैमरे की रील 36 रील का कैमरा आता था, तो एक फोटो खींचने के पहले पिताजी और चाचा जी बड़ी हिदायत देते थे कि ढंग से खींचना, अगर ये खराब हो गया तो ये कई रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रील आएगी फिर उसे धोने जाना पड़ेगा, डेवलप करने जाना। आज हमारे पास जो संसाधन है, जो गैजेट है, इट इज रेडी टू यूज। तो हर एक आदमी अपने आप में कंटेंट कंज्यूमर तो है ही, कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाह रहा है। और वो जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा है वो अपने पास कोई बहुत अच्छी बौद्धिक थाती लेके नहीं बन रहा है, वो हर कुछ डाल रहा है। हर कुछ डाल रहा है का परिणाम क्या है ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें कहीं गायब नहीं हुई हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी आकाश में तैर रही हैं, वेब पर तैर रही हैं। जैसे कोई है जो रामायण और गीता के अच्छे प्रसंग बताना चाह रहा है, पर कोई है जो फूहड़ता से उसका मजाक भी बनाना चाह रहा है, पर वो सब भी वेब पर कहीं ना कहीं उपलब्ध है। इसलिए जो पीड़ा करता हूं, जो मुझे दुख होता है, वो इस बात का होता है कि बावजूद इसके कि बहुत अच्छे प्रयास, बहुत सकारात्मक प्रयास, अब इस कमरे में, इस हॉल में ये भीड़ कम क्यों है, ये भी उसी का परिणाम है। अगर यहीं पर एक कोई डमरू बजाने वाला व्यक्ति भी होता जिसकी रील पर फॉलोइंग कई मिलियंस होती, तो बहुत सारे बच्चे यहां पे होते कि अरे वो डमरू बजाने वाला व्यक्ति यहां पर आ गया है और उसको हमें देखना है। कई बार मुझे बड़ा इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जब कोई एक व्यक्ति कहीं स्क्रीन पर दिखता है और मेरा बेटा या मेरी बहू कहती है आप इसको नहीं जानते पापा, इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और मुझे लगता है कि मैं बड़ा निपट अज्ञानी मूर्ख हूं, मुझे मालूम ही नहीं कि इसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। और करोड़ों फॉलोअर्स क्यों हैं? क्योंकि वो उल्लू की आवाज अच्छी निकालता है, सीटी अच्छी बजाता है। मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह है कि हम सांस्कृतिक रूप से इतने सक्षम, इतने आगे, इतने पुरोगामी, इतने प्रगतिशील, इतने विकसित होते हुए भी हम अपने देश में ये सारे संसाधनों का उपयोग किस सीमा पे कर रहे हैं, इसको देखना है। कई पति पत्नी ऐसे हैं जिन्होंने अपने सारे काम धाम छोड़ के सिर्फ रीलें बनाना शुरू कर दिया है और वो चुटकुले रोज आपको सुबह शाम बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप झेल रहे हैं और करोड़ों फॉलोअर्स बन रहे हैं। आप में से भी किसी के करोड़ों फॉलोअर्स होंगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं। थैंक यू। भुतोड़िया जी, आप पूरी दुनिया में घूमते रहे हैं और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ आपके जो काम का दायरा है वो समाज के सबसे बौद्धिक अभिजात्य वर्ग से लेकर वन्य जीवों के प्रति भी आपका जो प्रेम है उस तरफ भी है। मैं एक ये बात कह सकता हूँ कि जिनकी बात डॉक्टर जोशी ने और कौशिक जी ने कही कि पुस्तकें भी कहीं न कहीं इसलिए ड्राइंग रूम का हिस्सा बन रही हैं कि कोई कहता है कि भाई वास्तु के स्तर पर उससे अच्छी बात वाइब्रेशंस आ सकती है, मतलब सजावट की चीज़ होती जा रही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया के जिन देशों में आप गए हैं और जहाँ आप नोबेल पुरस्कार कमेटी के दौरान उस समारोह का भी हिस्सा रह चुके हैं, बाकी जगहों पे रील्स ने कितना प्रभाव डाला है? आखिर उनका जो अकादमिक जगत है, उनका जो सांस्कृतिक जगत है, पश्चिम का विशेषकर मैं बात करूंगा, वह
इस बदलाव से किस स्तर तक प्रभावित हुआ है, उनके युवाओं पर इसका क्या असर हुआ है, या केवल हम भारत में इसलिए देख रहे हैं कि यह माध्यम विलंब से आया, या हम लोग बहुत भूखे प्यासे थे किसी नई तकनीक के, और एक समय देखा था कि टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए भी महीनों और सालों लगते थे और मंत्री तक की पैरवी होती थी, और अब सबके हाथ में आ गया है तो हम अचानक से हमको आज़ादी जैसा सुकून मिल गया है। क्या वजह पाते हैं? दोनों जगहों से मैं तुलनात्मक तौर पे आपके अनुभव के आधार पे, अपने जो श्रोता हैं और जो टेलीविज़न पर भी हमें देख रहे हैं या हमारे चैनल के माध्यम से लाइव हमको सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनको बताएं। देखिए, जो सवाल आपने उठाया है कि यहाँ की और वहाँ की मानसिकता और कार्य प्रणाली का फर्क, तो मेरा इसमें एक व्यक्तिगत अध्ययन है और ये मेरा मानना है कि जो हमारे देश में जिस तरह की शिक्षा प्रणाली, जो सामाजिक माहौल, जो पारिवारिक लालन पालन है और जो पश्चिम देशों का, उसमें एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। वहाँ अगर लड़का लड़की 16 साल का है तो या तो आप खुद कमाओ खाओ या नमस्ते, और यहाँ हमारे यहाँ 16 साल तक तो 12 साल तक तो माँ बेटे को हाथ सिखलाती है कि भैया खा लो। दूसरी बात कि जो एकाग्रता किसी भी कार्य की है, जहाँ हमारे यहाँ पे अगर आप घर से निकले 4 आदमियों का माथा दुख रहा है, कोई बोलेगा लौंग का पानी पी लो, कोई बोलेगा साइडोन खा लो, कोई बोलेगा एक काम करो उल्टे लटक जाओ, कोई बोलेगा ये कर लो, हर आदमी डॉक्टर है। हमारे यहाँ चाय का कोई वक्त नहीं है, सुबह भी चाय, शाम को भी चाय, दोपहर को भी चाय, चाय हर आदमी पिलाता है, ठीक है ना। लेकिन पश्चिम में एक काम करने वाला आदमी एक ही काम करता है। जो आप रील्स की बात कर रहे हैं, अगर आपने कोई सोशल मीडिया में है, रील्स का एक्सपर्ट है, तो वो सिर्फ वही काम करता है। वो ना डॉक्टरी करेगा, ना भाषण करेगा, ना साहित्य पढ़ेगा, ना और कुछ करेगा। और जो साहित्य का प्रोफेसर है या जो स्टडीज कर रहा है, जो लाइब्रेरी में है, वही काम करेगा। इसकी अपनी एक अच्छाई भी है, इसकी बुराई की है। जो हम बोल रहे हैं कि जो, और ये मेरी एक व्यक्तिगत सोच है कि जो हमें पिछले 10 सालों में जो हमने देखा कि जो इंडियंस लोगों ने या भारतीय कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे प्रोफेशनलिज्म है, उन्होंने वेस्ट में जाके, चाहे वो कंपनीज के सीईओज बने, चाहे उन्होंने एजुकेशन में अच्छा किया, इंजीनियरिंग में अच्छा किया, सॉफ्टवेयर अच्छा किया, बिकॉज जो मल्टी वर्किंग और मल्टी टास्किंग और मल्टी टैलेंटिंग की जो कैपेसिटी थी, वो वेस्ट की खत्म हो चुकी है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को सिर्फ एक प्रोफेशनल करने में सिर्फ एक ही चीज में ढका है और इतना ज्यादा क्लासिफिकेशन कर दिया है कि अगर कोई इंस्टाग्राम का काम कर रहा है और रील्स का काम कर रहा है, तो रील्स में भी आपको उसमें 20 तरह के लोग मिलेंगे कि मैं फूड की रील बनाता हूं, मैं कपड़े की रील बनाता हूं, मैं एंटरटेनमेंट की रील बनाता हूं, मैं गाने की रील बनाता हूं। हमारे यहाँ तो जो इंजीनियर है वो भी रील बनाता है, जयप्रकाश जी कन्वर्सेशन करते हैं वो भी रील बनाते हैं, मैं भी बनाता हूं, आप भी बनाते हैं, आप भी बनाते हैं, आप सब लोग बनाते हैं। लेकिन वहां अगर किसी को रील बनानी है, वो प्रोफेसर है, तो उस स्पेसिफिक एजेंसी के पास जाएगा कि मेरे को रील बनानी है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो आप पश्चिम में और यहाँ पे बोल रहे हैं, बिकॉज वहां जॉब स्पेसिफिकेशन की अपनी एक लिमिटेशन है और अपना एक दायरा है। और उसका मेरे ख्याल से, मैं कैलिफोर्निया था पिछले साल, और वहां पे जिस तरह की मैंने चीज देखी कि अगर आप रिसेप्शन पे होटल में है और आपने रिसेप्शनिस्ट को पूछ लिया कि आपका कॉफी शॉप कहाँ है, उसका सीधा जवाब है कि आई डोंट नो, आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू फॉर चेक इन एंड चेक आउट। वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि उसके खुद के होटल में कहाँ पे कॉफी शॉप है, बिकॉज उसने कभी दिमाग ही नहीं लगाया कि मैं ये पूछूं कि कहाँ पर ये। इतना ज्यादा उन्होंने अपने आप को सेल्फ ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड और वन जॉब स्पेसिफिकेशन काम के लिए ओरिएंटेड कर दिया है। और ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर हम अपने बच्चों को अब्रॉड भेज रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम अपने बच्चों को अब्रॉड भेज रहे हैं आज के टाइम पे और उनको एक क्वालिफिकेशन तक पहुंचे, तो ये हम उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं कि हम उनको वापस ये समझते हैं कि हम उनको वापस बुला के इस देश में काम कराएं। बिकॉज वहां की एजुकेशन आपको एक स्पेसिफिक मोड के लिए रेडी करती है जो जिसके लिए वापस ये देश तैयार नहीं है। आप ये मान के चलिए कि उनके साथ तभी अच्छा होगा, ये वहीं पे रहें, वहीं पे काम करें, वहीं के अपने आप को टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट करें। क्योंकि वहां का सिस्टम अब आपको जिस चीज के लिए तैयार कर रहा है, हमारा देश उस कल्चर के लिए अब रेडी नहीं है। क्योंकि यहां अब आप लाइन में खड़े रहिए तो आप खड़े रहिए, वहां पर एक सिस्टम के साथ चीज चल रही है और उसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। तो जो जयप्रकाश जी बोल रहे हैं कि जो एक बेसिक जो बुनियादी फर्क है वो इतना ज्यादा हो चुका है वहां के एजुकेशन सिस्टम में, वहां के सोशल सिस्टम में, वहां की जीवन प्रणाली में।
क्योंकि अब आप अमेरिका में जाइए, अगर आपने खाना छोड़ दिया टेबल पे तो वो आपको ला के रख देगा, बाकी कि आप या तो इसको पैक करके ले जाइए, अगर आप छोड़ेंगे तो आप कैसे पता नहीं आपने क्या गुनाह कर दिया। आप यहाँ हर रेस्टोरेंट में खाना छोड़ के जाते हैं। थैंक यू। तो कौशिक जी, भुतूरिया जी ने एक सांस्कृतिक स्तर पे नहीं बल्कि बुनियादी स्तर पे जो पाश्चात्य और भारत के बीच अंतर है युवाओं में, और जिससे वहाँ की संस्कृति बन रही है कि एक विशेष तरह के वातावरण में वहाँ के युवा पल बढ़ रहे हैं, उनको एक विशेषीकृत शिक्षा मिल रही है। हमारे यहाँ आपने बाल साहित्य भी लिखा, आपने अनुवाद भी लिखा, आप सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को भी जान रहे हैं। ये जो युवा हैं, हम उन्हें कहाँ ले जाएंगे? अब तो मुझे लगता है युवा ही हमें लेके जाएंगे। वो तो आध्यात्मिक बात हो गई। नहीं, एक इस देश में दो चीजें हैं जो बिल्कुल सामने नहीं आती। अगर यही आयोजन दिल्ली की बजाय किसी दक्षिण के राज्य में होता, बंगाल में होता, केरल में होता, तो यहाँ पांव रखने को जगह नहीं होती। ये हम रोज देखते हैं। साहित्य अकादमी का आयोजन दिल्ली में होता है, हमारी खबर छोटे से छोटे अखबार में छप जाए तो गनीमत है। लेकिन अगर आयोजन दक्षिण में होता है तो हिंदू 4 पेज का स्पेशल सप्लीमेंट निकालता, मनोरमा 4 पेज का निकालती। इस देश के दो बिल्कुल सीधे हिस्से हैं, एक भारत है, एक इंडिया है। हम इंडिया को भारत से जोड़ रहे हैं। भारत आज भी उतना ही बढ़िया है, उतना शानदार है, अपनी संस्कृति पे गर्व करता है और उसके साथ जीना भी चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, कम पहुंच पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बड़े संस्कृति कर्मी जब भी आए हैं वो सारे के सारे उन गांवों से आए हैं, उन प्रांतों से आए हैं जहां बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। बुक फेयर पंजाब में लगता है जहां पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। वहां किताबें खरीदने के लिए लोग नहीं आते। 500 रुपए की हर आदमी लिकर की बोतल लेता है, 50 रुपए की किताब नहीं लेता। वही बुक फेयर कोची में लगता है तो आदमी चप्पल पहने हुए है, मामूली सी लुंगी पहने हुए है। जब वो बुक फेयर से बाहर निकलता है तो उसके कंधे पे किताब ऐसे होती हैं जैसे हम ग्रोसरी शॉप से आलू प्याज हर हफ्ते लेके आते हैं। ये फर्क है भाई। और ये फर्क बस ये है कि वहां तक हमारा लेंस नहीं जाता। अब भी उतने ही लोग पढ़ने वाले हैं, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। दूसरी एक बात एक और भी हो गई, एक फियर साइकोसिस पैदा हो गया। भारत में नहीं हुआ, इंडिया में हुआ है। जो ग्रामीण समाज है हमारा वो डरता नहीं है, लेकिन दिल्ली का आदमी डरता है कि मेरे बच्चे ने अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ी तो उसका भविष्य तो खराब हो जाएगा। और इस चक्कर में वो सब कुछ बेचारा दाव पे लगा देता, हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता। अब एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। भाई साहित्यकारों की बातें रुचिकर नहीं होती, कड़वी होती हैं, आप हमें माफ जरूर करेंगे। मार्क टुली ने एक बार एक घटना बताई मुझे और उसने अपने मेमोयर्स में लिखी भी है कहीं। वो कहता है देश जब 1947 में आजाद हुआ तो बीबीसी ने कहा भाई जिस देश को आजाद करवाने वाला बापू है उसका संदेश जरूर चाहिए हमें। तो कहता बापू को ढूंढने के लिए एक आई टीम। अब बापू तो दिल्ली में थे नहीं, वो तो बिहार, बंगाल, नोआखली के इलाके में जहाँ दंगे थे वहां घूम रहे थे। तो वो टीम, बापू चलते बड़े तेज थे, कहता पीछे पीछे वो लोग चले, बापू आपका देश आजाद हो रहा है, आपका क्या संदेश है। बापू ने मुड़ के देखा, मुस्कुराए, फिर चल पड़े। वो टीम बेचारी फिर पीछे पीछे, फिर बहुत दूर जाके रुके, फिर पूछा, फिर नहीं रुके। आगे जाके मुड़ के उन्होंने गर्दन घुमाई और कहा कि दुनिया को बता दो मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल चुका है। ये वो आदमी कह रहा है जो वहां का बैरिस्टर है। हमारे बच्चे 2 आने के पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं
और घर आके कहते हैं दादाजी मुझे हिंदी नहीं आती। मेरा दोता कहता है दादाजी आप अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखते, हमें हिंदी नहीं आती। और कमाल क्या हुआ इसका, हम नई शिक्षा नीति लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रांत में अंग्रेजी स्कूल खोले गए शुरू से। हम कहते हैं कम से कम एलिमेंट्री नॉलेज 5वीं 7वीं तक की शिक्षा तो आप मातृभाषा में दें। उन्होंने वो भी अंग्रेजी के कर दिए और उन स्कूलों का नाम रखा महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल। मैंने उस मंत्री के कान में जब ये कथा सुनाई, मेरे से कहता सबके बीच में मत कहना, बेइज्जती हो जाएगी। ये विसंगतियां हमारी संस्कृति को तोड़ रही है। जब तक हम इनसे आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। प्रोफेसर यशपाल ने, मैं चंडीगढ़ साहित्य अकादमी का भी बहुत सालों से चेयरमैन। प्रोफेसर यशपाल अब तो दिवंगत हो गए, उन्होंने चंडीगढ़ में आके एक लेक्चर दिया, पहले CSIO में, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में। पहले हिंदी बोलते रहे, फिर पंजाबी बोलते रहे। अचानक रुक के कहते हैं यार तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही, मैं हिंदी बोल रहा हूँ। फिर कहते हैं कि भारत में कोरिया से 20 गुना ज्यादा इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि सब कलर की कर रहे हैं, क्योंकि मौलिक चिंतन की वजह से वो अंग्रेजी में उनकी पढ़ाई हुई, मौलिक चिंतन खत्म हो गया। हमारे यहाँ कोई मौलिक काम नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ कोई पेटेंट नहीं आता, हम बस मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। तो जब तक ये सजगता नहीं होगी, संस्कृति आपको अपनी भाषा में अपनी मिट्टी की खुशबू से आएगी। आप रील में भटक सकते हैं, रियल में जाओगे तभी रील अच्छी बनेगी, नहीं रील भी खराब हो जाएगी, आपकी रीलें भी ठीक नहीं है। डॉक्टर जोशी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बड़ा बिंदु अपने उत्तर में कौशिक जी ने उठाया है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में पठन पाठन की रुचियों को लेके, किताबों के प्रति प्रेम को लेके, क्या आप भी उस अंतर को महसूस करते हैं? मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, अगर यह अंतर है तो क्या उत्तर भारत में, क्योंकि आप लगातार आपका कई दशक का अनुभव है, युवा पीढ़ी से भी आप मेरी तुलना में ज्यादा आपकी मुलाकात अब भी होती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो अंतर है इसको पाटने का कोई प्रयास उत्तर भारत में हो रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, या कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो हम सब्जी में या रील्स में खुश हैं, वो किताबों को लाके खुश हैं, दोनों अपनी जगह हैं। अच्छे काम की शुरुआत घर से होती है। अंग्रेजी में कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अच्छा काम है घर से शुरू होता है। ये जब लड़ाई उत्तर भारत और दक्षिण भारत की भी नहीं है, ये पारिवारिक परिवेश की है, घर के पारिवारिक परिवेश की है और सांस्कृतिक परिवेश की है। तो जैसे जैसे हम अपने ऊपर पाश्चात्य संस्कृति को, अंग्रेजियत को हावी करते हैं, वैसे वैसे हम कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से दूर होते चले जाते हैं, अपनी संस्कृति से दूर होते चले जाते हैं। इसका एक ऐतिहासिक कारण भी है, और ऐतिहासिक कारण ये है कि उत्तर भारत ने आक्रमण ज्यादा झेला है, गुलामी का दंश भी ज्यादा झेला है, और इसलिए उत्तर भारत के ऊपर वो सारी चीजें बहुत ज्यादा देर तक हावी हुई हैं। उसकी तुलना में दक्षिण भारत में वो सारी चीजें वैसी हावी नहीं हुई। लेकिन जहां तक पढ़ने लिखने का सवाल है, जो बात माधव जी कह रहे हैं उसमें भी बहुत हद तक सच्चाई है कि आज भी उत्तर भारत के भी बहुत सारे ऐसे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, जहां पर अगर आप कोई साहित्य समारोह करते हैं, साहित्यिक गतिविधियां करते हैं, तो हजारों की संख्या में लोग वहां उमड़ते हैं और देखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको आप बहुत ज्यादा खाना खिलाते हैं तो उसकी खाने से अरुचि हो जाती है। हो सकता है शायद हम इन बड़े शहरों में सारी चीजों को इतना ज्यादा परोसते हैं कि उसके अंदर वो पिपासा, वो भूख ही उत्पन्न नहीं होती। ये भी बात है। आज भी, अब संदीप भाई बैठे हैं, मैं कलकत्ता की बात यूं कह रहा हूं कि वो तो कलकत्ता के ही हैं। कॉलेज स्ट्रीट पर जहां पे किताबें बिकती हैं, वहां पर ऐसी भीड़ होती है जैसे दिवाली के समय सराफा बाजार में हमारे यहाँ भीड़ होती है। आपने कल्पना नहीं की होगी कि कॉलेज स्ट्रीट पर किताबें खरीदने के लिए ट्रैफिक जाम हो और लोगों को एक तिल भर जगह नहीं मिलती चलने फिरने के लिए। या किसी और पुस्तक मेले की, जहां आपने कोची फेस्टिवल का भी उल्लेख किया, वहां पर भी लोग ऐसे टूटते हैं किताबों के ऊपर।
हमने हमारे परिवार में, हमारे घरों में वो परिवेश देने की कोशिश शायद नहीं की, और हम लोग हो सकता है कि बहुत अधिक अपने आप को पाश्चात्य संस्कारों से कहीं ना कहीं अभिप्रेत समझते हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण है, इसको कहीं आता है, बुरा मत मानिए। हमारे घर में कहा जाता है कि बाहर की चप्पल लेके घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये संस्कार आपको दक्षिण भारत में अभी भी मिलेंगे, और चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, वो घर के बाहर ही चप्पल उतार के आपके घर में दाखिल होगा, अंदर बाहर की चप्पलें लेके नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर दिल्ली में आप देखते हैं कि बाहर की चप्पलें किचन के अंदर भी बेरोक टोक चली जाती हैं, और जिसे आप जूता उतारना या चप्पल उतारना कहते हैं, अगर आपने किसी को कह दिया तो आपको वो पिछड़ा हुआ समझेगा, दकियानूसी समझेगा, बैकवर्ड समझेगा। ये जो एक सांस्कृतिक फर्क है, ये कहीं बहुत ज्यादा हो जाता है। वही बात अंग्रेजी में बात करने की या अभिवादन करने की है कि हमारा बच्चा तो हिंदी में पढ़ नहीं सकता, हमारी बिटिया तो हिंदी में बोल नहीं सकती। ये बात गर्व की अनुभूति है या शर्म की बात है, ये घर वालों को तय करना है। अगर घर वाले तय करेंगे तो बात हो जाएगी। हमको खुद को अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पूरे समय अंग्रेजी में ही बात करते रहें, चाहे कितनी ही गलत क्यों न कर रहे हो। मेरा कहने का दूसरा भी मतलब ये है कि साहित्य भी हम उनको लाकर दे सकते हैं। दुर्भाग्य से आज घरों में उस तरह की दादी और नानियां नहीं है जो बच्चों को पास बैठाकर कहानियां सुना सकें। वो काम भी हमने इसी भाई के जिम्मे सौंप दिया है। आजकल 1 साल और 2 साल का बच्चा भी मोबाइल लिए घूमता है, और उसी में वो कहानियां पढ़ने की कोशिश करता है, और माँ बाप इस बात में फख्र मनाते हैं कि मेरे बच्चा तो है 2 साल की उम्र से ही टैबलेट को हैंडल करना सीख गया है, और वो टैब पर ही सारा काम कर रहा है। न माँ बाप को फुर्सत है उसे कहानियां सुनाने की, न बच्चे को इच्छा होती है माँ बाप से कहानियां सुनने की। तो ये जो संस्कृति की जड़ें जो हम घर से डाल सकते हैं, और सबको मालूम है, मैं सिर्फ अपनी अज्ञानतावश आपसे कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा अपने जीवन का 85% ज्ञान 0 से 6 साल की उम्र में संचित करता है। यानी मैक्सिमम नॉलेज, मैक्सिमम ज्ञान जो उसको बच्चे को मिल रहा है वो 0 से 6 साल की उम्र में मिल रहा है। और 0 से 6 साल की उम्र में हम उसको क्या दे रहे हैं? हम उसको कह रहे हैं कि आप डिजिट से खेलो, टैबलेट से खेलो, तो मुझे टाइम नहीं है। ये जो हमारे संस्कारों का विरोधाभास है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत घातक होने वाला है। भुतोड़िया जी, आपसे एक प्रश्न, चूंकि यहाँ बात सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक संस्कारों की हुई, और दक्षिण से उत्तर भारत और उत्तर भारत से उत्तर और दक्षिण भारत के बाद परिवार और पारिवारिक परिवेश पर आ गई। आपसे मेरा सवाल ये है, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वह सभी की तुलना में ज्यादा अभिजात्य है। अभिजात्य से मेरा आशय ये है कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कोलकाता, इसके अलावा प्रभा खेतान जी, उनकी जो पृष्ठभूमि, और आप अभी अपने फाउंडेशन के माध्यम से जो कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी भी उद्योग घराने से जुड़े हुए लोग या किसी भी व्यावसायिक घराने से जुड़े हुए लोग जो सामान्य तौर पर उस संस्कृति का हिस्सा हैं, जिनके पास पैसे का माना जाता है कि जो हमारी जगह समृद्ध है, उनको इस तरह का संस्कार किस रूप में मिला? आपको खुद कैसे मिला कि आपका पूरा समय संस्कृति को बढ़ावा देने की ओर उन्मुख है? और इस तरह के, मैं कलकत्ता की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं कलकत्ता के सांस्कृतिक परिवेश की बात करता हूं तो वहां बहुत सारे घराने ये काम लगातार कर रहे हैं, और वो लोग ज्यादा कर रहे हैं जो लोग वहां अभिजात्य थे, बौद्धिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। ये बात देश के दूसरे हिस्सों में क्यों दिखाई नहीं देती है? हमारा जो दूसरा हिस्सा है देश का, चाहे वह दक्षिण हो या उत्तर हो, चप्पल वाला आदमी तो हो सकता है दक्षिण भारत में किताबें खरीद कर ले जा रहा हो, लेकिन एलिट जिसको हम कहते हैं, क्या दक्षिण उत्तर उन जगहों पर उस रूप में है जैसे बंगाल में है, या जैसे आपकी परवरिश हुई? देखिए, मैंने पहले भी जैसे कहा कि मूलतः आपके आसपास का परिवेश आपको प्रभावित करता है संस्कारों के साथ।
अब एक छोटी सी बात है, आप कलकत्ता में किसी से भी पूछेंगे कि आप क्या करते हो, वो बोलेगा मैं लिखता हूँ। आप क्या करते हो? मैं हारमोनियम बजाता हूँ। आप क्या करते हो? मैं चित्रकारी करता हूँ। मूलतः उसके बाद आप उससे दूसरा प्रश्न नहीं करोगे। आप दिल्ली में किसी से पूछेंगे भाई क्या करते हो, बोलते हो मैं लिखता हूँ। बोलते अच्छा उसके अलावा क्या करते हो? या बोलेगा कि मैं बजाता हूँ। बोले अच्छा उसके अलावा क्या करते हो? मतलब इसका मतलब ये तो कोई काम ही नहीं है, तो फालतू काम है। इसके अलावा काम का काम क्या करते हो? जबकि कलकत्ता में अगर आपने पहले ये कहा कि मैं एक यहाँ पे काम करता हूँ, मैं व्यवसाय करता हूँ, ये जवाब मूलतः आज भी वहां कोई नहीं देता है। अगर वो अपने मूल व्यवसाय के अलावा कोई भी कला संस्कृति का कार्य नहीं कर रहा होगा तो वो आपको जवाब देने में उसे थोड़ी शर्म महसूस होगी कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कि मैं लिख नहीं रहा हूं या नहीं पढ़ नहीं, और कुछ नहीं बोलेगा तो वो बोल देगा मैं रिसर्च कर रहा हूं कोई विषय पे। तो ये एक समाज की एक ऐसी स्थिति है कि हर आदमी कुछ ना कुछ करना चाहता है। जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है कि अगर आप कोई 15-20 व्यक्तियों को खाने पे बुलाते हैं तो एक परंपरा है कि जब खाना मतलब डिनर खत्म होता है, शाम खत्म होती है, तो सबको कोई ना कोई एक चीज, मतलब आप बोलिए कि खाने का वो बिल अदा करना पड़ता है। कोई कविता गाता है, कोई गाना गाता है, कोई जिसकी भी जो अदा है वो उसमें करता है। एक परंपरा चली आ रही है और बहुत सी ऐसी, आप समझिए कि हर मोहल्ले में ऐसी क्लब बने हुए हैं छोटे छोटे, जो प्रत्येक हफ्ता हर इस तरह की संस्था करते हैं। सुनील गंगोपाध्याय साहब जी उन्होंने बहुत एक अच्छी संस्था बनाई थी, बुद्ध संध्या, जो हर बुधवार को वहां के इंटेलेक्चुअल्स लोग मिलते थे। और इस तरह की कई परंपरागत वहां पे संस्थाएं हैं। जहां पर मेरी व्यक्तिगत बात है, परिवार में हमेशा से साहित्य और संस्कृति के व्यक्तियों का आना गाना रहा, उनकी संगत मिली, उनसे सीखा, व्यक्तिगत भी रुचि रही। और मुझे याद है कक्षा 10 के वक्त मेरे लाइब्रेरी ने कहा था कि अब आगे माधवी वर्मा, निर्मला, सुमित्रानंद जी पंत, कोई पुस्तक बची है क्या जो आप छोड़ोगे या नहीं पढ़ोगे? और वास्तव में मैंने जो भी साहित्य पढ़ा मेरे स्कूल के दौर में ही पढ़ा। स्कूल के बाद मैंने कोई भी भारतीय साहित्य नहीं पढ़ा, बिकॉज वो वक्त ही नहीं रहा। उसके बाद मैंने जितना भी साहित्य पढ़ा, हिंदी साहित्य, वो सब क्लास 12 तक ही पढ़ा। ये फैक्ट है, क्योंकि स्कूल के दौर में जो होता था, लाइब्रेरी में जाते थे, किताब लेते थे, किताब की वेटिंग करते थे, फिर किताब लेते थे। तो जितना भी मैंने साहित्य पढ़ा, कोई बोलने के लिए कुछ भी बोल भी, हम तो रोज पढ़ते हैं, पर वास्तव में जो हिंदी साहित्य हमने पढ़ा वो क्लास 12 तक ही पढ़ा, जितने भी साहित्यकारों को पढ़ा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सवाल जवाब मुझे लगता है कि एक एक पंक्ति में जवाब मुझे चाहिए आप तीनों से। जो बातचीत आज की जो हमारी चर्चा हुई, उससे मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा बिंदु उभर कर आ रहा है वो ये है कि अगर हम पारिवारिक परिवेश दें तो स्थितियां उतनी दुरूह नहीं हैं जितनी दिखती हैं मीडिया में। आपने मीडिया को, कौशिक जी ने तो बाकायदा कुछ प्रहार भी किया कि अतिरंजना और अतिशयोक्ति की जा रही। हालांकि उसका तुरंत उत्तर मिला। जोशी जी ने कहा कि भाई बड़ा पाव कोई बताया उन्होंने, मैं खुद भी नहीं जानता, तो इसलिए जो रील्स की दुनिया के जो स्टार हैं उनके बारे में मेरा खुद बहुत अज्ञान है। मैं नहीं जानता हूँ, किताबों के बारे में जानता हूँ, लेखक के बारे में जानता हूँ, इसलिए बहुत संकट है। मैं भी उस समस्या से दो चार हो रहा हूँ जिससे हमारे अग्रज लोग दो चार हो रहे हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं चाहूँगा कि आप तीनों एक एक पंक्ति में, अगर यहाँ जो युवा हैं या जो बुजुर्ग हैं या जो हमवय लोग हैं, वह ऐसा क्या करें कि ये जो रील और रियल की जिंदगी है इसके बीच कोई एक सामंजस्य बने और वह समाज हम पैदा कर सकें जिस भारत का स्वप्न हम देखना चाहते हैं, या हर व्यक्ति जो देखना चाहता है कि हमारे परिवार में ऐसे बच्चे हों या संस्कार युक्त लोग हों। जयप्रकाश जी, एक ही पंक्ति में तो यही कहा जा सकता है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल एक नौकर की तरह होना चाहिए, इसको मालिक नहीं बनने देना चाहिए। जब ये आपके कंधे पे बैठ जाता है तो बेताल का रूप ले लेता है। इसी के माध्यम से अपनी संस्कृति की गहराई और ऊंचाई दोनों को हम जान सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो बात अभी संदीप जी ने कही उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ। ये सिर्फ
मानसिकता का फर्क है, दृष्टिकोण का फर्क है। एक परिचय देने का तरीका यह है कि ये मेरी बेटी है जो एमबीबीएस पढ़ रही है, डॉक्टर बनने वाली है, और बाय द वे ये भरतनाट्यम भी सीखती है। परिचय देने का दूसरा तरीका यह है, ये मेरी बेटी है, भरतनाट्यम सीखती है, बाय द वे एमबीबीएस भी कर रही है। जिस दिन आपके परिचय देने के तरीके में ये फर्क आ जाएगा, चीजें बहुत सुधर जाएंगी, बहुत बदल जाएंगी। एक वाक्य आपकी अनुमति से और कहना चाहता हूं। इसी रील की दुनिया से एक सकारात्मक बात निकलती है, वो ये निकलती है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति की रचनात्मकता को भी प्रोत्साहन दे रही है, प्रेरणा दे रही है। तो हम कोशिश करें कि हम कैसे अपनी उस रचनात्मक ऊर्जा को इस रील की दुनिया में लगाएं। ऐसा भी एक उदाहरण आया कि एक 65 साल की माता जो सब कुछ करने के बाद अब आराम कर रही थी, अचानक यूट्यूब पर ट्रेडिशनल रेसिपी, पाक कलाएं डालने लगी। और मेरा ज्ञान अधूरा हो सकता है, मुझे 2-3 दिन पहले ही मालूम पड़ा कि उन्होंने 43 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है सिर्फ अपनी रचनात्मकता से। तो ये जो एक रचनात्मक ऊर्जा है, ये भी हमारे संस्कृति का एक हिस्सा हो सकती है। उस रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं तो एक बहुत सार्थक और सकारात्मक भारत, एक सबल भारत, एक सक्षम भारत और एक रचनात्मक भारत हमें मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भूतोड़िया जी। अब आपकी बारी है। मैं जो आप दोनों ने कहा वही है कि टेक्नोलॉजी को आप अपने लिए यूज कीजिए, टेक्नोलॉजी को अपने लिए मत यूज होने दीजिए। क्योंकि अगर आप रो के आह भरें तो उन आहों का असर हो। आहों का असर ये नहीं हो कि उन आहों का असर देख के आपको फिर रोना पड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच पे संभवतः माधव कौशिक जी की पुस्तक का विमोचन होना है और मैं चाहूँगा, अपने अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि वे माधव कौशिक जी की पुस्तक का औपचारिक रूप से एक विमोचन कर दें। तालियां।